अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उजैर, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं तस्नीम। आप लोग सब कैसे हैं? सब बिल्कुल बढ़िया है। जी हाँ, आज वो दिन आ गया है जब हमें आज ज्वाइन करने जाएंगे पाकिस्तान का एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो तारुफ का मोहताज नहीं है किसी। वो ऐसे हैं कि क्या बताएं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो वो आज हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। तो जानेंगे, सुनेंगे हेल्थ, लाइफस्टाइल और यूथ के हवाले से उनका क्या कहना है। जो कोविड, जो इस वक्त जो ये कोरोना की वबा हमारे पूरे मुल्क में फैली हुई है, हमारे शहर में फैली हुई है, उसके हवाले से उनका क्या कहना है। तो हम इस वक्त डिले नहीं करते हैं और फौरन उन्हें बुला लेते हैं। हम वेलकम करना चाहेंगे जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और बहुत माजरत। नहीं नहीं नहीं। कल भी टाइम देके मैं आपके साथ नहीं आ सका, और आज भी मुझे सरजानी टाउन का विजिट और मीटिंग थी। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से निकल के आया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को बहुत तंग किया मैंने। सॉरी नहीं कहें, क्योंकि आप काम ही इतना बड़ा कर रहे हैं और काम यूथ के हवाले से आप एक बहुत बड़े लेवल पे जाके कर रहे हैं। तो हम आपका बिल्कुल शुक्रगुजार हैं और हम आपका शुक्रिया दिल से अदा करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया और आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। और आज बहुत सारी बातें आपको करनी है और बहुत कुछ कौम को बताना है, आवाम को बताना है और आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो सर, इंशाल्लाह। पहले तो पहला सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि इस वक्त जो हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं, जो वबा जो फैली हुई है, उसके हवाले से सर आप हमें कहाँ देखते हैं? जो बड़ी खामी है वो कोई नेशनल पॉलिसी और नेशनल रिस्पांस नहीं था। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फोरम है आईन में। प्राइम मिनिस्टर को तमाम सूबों के वज़राए आला, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाना चाहिए था और उस फोरम पे थ्रेड बेयरली एक नेशनल पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। सिंध ने शुरू में अच्छे इकदाम किए। लॉकडाउन वक्त की जरूरत थी, फिर क्वारंटाइन सेंटर्स, टेस्टिंग फैसिलिटी और मैनेजमेंट ऑफ कोरोना, इन तीनों चारों पर उनका शुरू का इकदाम बहुत अच्छा था, जिसको मैं सराहूंगा। लेकिन बाद में उनकी भी बैड गवर्नेंस उनके आड़े आ गई और राशन बांटने में उन्होंने बड़ा मायूस किया और सिंध को फेल किया उन्होंने। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि राशन कहां है, 8 अरब रुपए कहां है, उसका हिसाब मांगा है। अगर राशन बांटने में भी अगर ये सिचुएशन हो तो इससे ज्यादा बाइस निदामत और शेमफुल कोई और बात नहीं हो सकती। अफसोस की बात है। फिर जो 12,000 रुपए जो एहसास प्रोग्राम के मरकज ने बांटे, उसमें मेरी 2,000 बेटियों बहनों को अब्दुल्ला कॉलेज में लाइन में खड़ा कर दिया एक दूसरे के साथ। अगर खुदा ना खास्ता 20 भी इन्फेक्टेड थी तो 200 और इन्फेक्ट होकर घर गई होंगी। एसओपीज हर चीज की होनी चाहिए, शुरू से होनी चाहिए। अब जब लॉकडाउन को इजी करना है तो एसओपीज बन रही हैं। फिर उन एसओपीज में भी जो मार्केट और कारोबार और तिजारत खुलेगी, सनतें खुलेंगी और खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो डर यह है कि एसओपीज पर इंप्लीमेंटेशन के लिए हर जगह पुलिस खड़ी होकर एसओपीज पर अमल दरामद नहीं कराती। कम्युनिटी पुलिस होती है, नेबरहुड वॉच एंड वार्ड होती है, एक निजाम होता है, वॉलेंटियर यूथ कोर होती है। हर दुनिया के हर शहर में, उसके हर नेबरहुड में, मोहल्ले में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है और हमने कागज पर टाइगर फोर्स बना दी। अरे शेर कागज में नहीं बोलते, टाइगर टाइगर अपने मोहल्लों में बोलते हैं। वो अपनी कनेक्टिविटी का जादू दिखाते हैं। वो राशन बांटते हैं, लोगों का सोशो इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करते हैं, उनका प्रोफाइल लाते हैं, कितने बेरोजगार हैं। ये हमारी फोर्स 3 फोकल पॉइंट्स होने चाहिए। मसाजिद को बना लेते आप एक फोकल पॉइंट, यूसी का ऑफिस 2 होता, नंबर 2, और नंबर 3 एसी का ऑफिस, और मसाजिद की कमेटी, यूसी की कमेटी जो लोकल गवर्नमेंट है, और तीसरा ये एसी का ऑफिस। ये तीनों मिलकर अपने इलाके की सारी यूथ फोर्स को इनवाइट करता। उनकी रजिस्ट्रेशन 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हो जाती, जब ये शुरू हुआ हमारे यहाँ कोरोना का। जी हाँ। और अगर ये काम हो जाता तो आज राशन बांटना भी आसान था, हर इंफॉर्मेशन का लेना भी आसान था,
और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ एक हमारे पास प्रोविंशियल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर सूबे में होता, और वहां सारी पॉलिटिकल पार्टी के एमपीएस एमएनएस जाते और वहां ड्यूटी देते, वहां बैठते, अपना इनपुट देते, और सारी पार्टियों का 24 आवर कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन होता। लोकल गवर्नमेंट में एमकेएम पाकिस्तान है, मेरा उनसे बहुत इख्तिलाफ है, लेकिन वो वहां मौजूद है, मेयर मौजूद है, उससे मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन वो बहरहाल एक ऑफिस है। दूसरा सीएम का प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तीसरा फेडरल गवर्नमेंट है। तीनों जो है वो एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और एक शायद जो है वो कहीं वेस्ट या ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। तीनों के अंदर कोई कोलैबोरेशन नहीं है। तो इस तरह ये काम नहीं चलता when there is no coordinated and concerted effort. This challenge, if we have to face this challenge and overcome this, and if we have to live with this disease, this epidemic or pandemic, corona, Prime Minister ka, we have to live with it. But we have been living with feudalism, we have been living with price hike, we have been living with unemployment, we have been living with economic meltdown, we have been living with crimes, and we have been living with so many odds, so many things. But अब अगर हमें इसके साथ भी रहना है तो हुकूमतों को भी अपना फर्ज पूरा करना है। सारे बच्चे कर रहे हैं, कराची के जितना राशन बांटा नौजवानों ने बांटा, फलाही तंजीमों ने बांटा, फिलैंथ्रोपिस्ट ने उसमें आगे आके काम किया। हेड्स ऑफ टू देम, उनको सलाम तहसीन है। सैलानी हो, जेडीसी हो, चीपा हो, या अब्दुल सत्तार एदी हो, या आलमगीर हो, या छोटी छोटी सैकड़ों फलाही तंजीमें, मोहल्ला कमेटियां, वेलफेयर सोसाइटियां, जिस तरह उन्होंने काम किया, ऐसा लग रहा है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स खड़े हो गए। वैसे ये नौजवान और ये बच्चे अपने घरों से निकले और इन्होंने ये सारा काम संभाला। मैं जितनी तारीफ करूं इनकी काम है। जी हाँ सर, इस वक्त ये बताएं कि सरकारी सतह पे इस वक्त कोई रास्ता बनाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? वो कौन सी वजह है जो रोक रही है? क्यों हमें रोका जा रहा है? क्यों ये काम नहीं कर रहे? क्यों ये आगे नहीं आ रहे? लोग कह रहे हैं ना कि कोरोना से तो बाद में लड़ेंगे, पहले आपस में तो लड़ना बंद करें। अब तो बंद करें, अब तो क्रेडिट की पॉलिटिक्स ना करें। अब तो ये ना देखें कि भाई यहाँ एमके में, वहां पीपल्स पार्टी और वहां पीएमएलएन है। भाई इस वक्त तो कोरोना एक वाहिद ऐसी पैंडेमिक है जो ग्लोबल, जिसने जो है वो ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, लाइफ को थ्रेटन कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ग्लोबल रिस्पांस भी होना चाहिए, एक नेशनल रिस्पांस होना चाहिए। और ये ना देखें कि ये वर्कर एमक्यूएम पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी का है, या एमक्यूएम पाकिस्तान का है, या एएनपी का, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, या पीएमएलएन का। भाई ये एक यूथ है और ये काम करना चाहता दिन रात, इसकी इम्यूनिटी है, ये लड़ रहा है, ये बचाएगा और लोगों को, तो उसकी खिदमत लेनी चाहिए थी, उसको काम करने का मौका देना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत डिस्करेज किया गया, उनकी फोर्स को यूज नहीं किया गया। ये एक बात बदकिस्मती की बात है। थोड़ा सा कोई इशू हो रहा है, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। एक्चुअली मेरे ख्याल में इस कॉल में जो है वो कोई इनकमिंग कॉल्स आ रही थी, जिसकी मुझे भी रिंग टोन आ रही थी, लेकिन मैं बोले चला जा रहा था कि शायद मेरी आवाज चली जाएगी। आपकी आवाज, देखिए जी सर कंटिन्यू कर। हाँ देखिए, मेरा तो सिंपली ये कहना है, वे फॉरवर्ड क्या है। देखें, क्रेडिट की सियासत को छोड़ दें, मत देखें किस पार्टी का वर्कर है। ये हमारी एसेट है जो इस वक्त यूथ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारा एसेट है। इस फोर्स को एम्प्लॉय करें, इसको यूज करें। अब जो ये एसओपीज बनाई है दुकान में, देखें मार्केटें 2 दिन के लिए खुली रही, बंद कर दी, वो तो फेल होना था, लोगों का रश लगना था। वहां बैरिकेड लगा दिए जाते मार्केटों के बाहर, बड़ी सड़कों पर, और जो लोग अंदर आ रहे थे वहां नौजवान खड़े हो जाते, वो नौजवान एक एक करके लोगों को अंदर आने देते। वहां सैनिटाइजर भी रखे होते, वहां मास्क भी रखे होते, और फिर वो जब अंदर आते उनकी दायरे बनाकर मार्केट के बाहर दायरों में उनकी लाइन लगा देते। और मार्केट के अंदर भी एक दुकान पर कितना रश होना चाहिए, इसकी सारी फिजिबिलिटी ये इस शहर के बच्चे, पाकिस्तान के नौजवान, कराची के नौजवान अच्छी तरह कर सकते हैं। ये आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके दे देंगे, सारी एसओपीज पर अमल दरामद करके दे देंगे। लेकिन मुझे कहीं पुलिस नहीं कर सकती, रेंजर्स नहीं कर सकती, ये शायद फौज भी उस तरह नहीं कर सकती जिस तरह ये
हमारी जो यूथ वॉलंटियर कोर है, कम्युनिटी पुलिसिंग का कोई सिस्टम हम इवॉल्व कर लें, नेबरहुड वॉच एंड वॉट हम किसी, ये रजाकार हैं जो दुनिया में जलजिले हों, कुदरती आफात आए, मैन मेड डिजास्टर हो या कोई टेररिज्म हो, ये हमारी फोर्स है। और ये जब काम करना चाहती है तो इनको एम्प्लॉय कर लें, इनको हर मार्केट के बाहर मार्केट की एसोसिएशन के साथ मिला दें। और डॉक्टर्स की वार्निंग अपनी जगह सही है, लेकिन अगर एसओपीस पर अमल हो जाए, तिजारत भी बहाल होने लगे, कारोबार भी बहाल हो, थोड़ा सा मईशत को भी चांस मिले, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो जल्दी खुलने लगे, और वहां भी एसओपीस बने कि वो हर मशीन को स्टार्ट ना करें, ग्रेजुअली करें। आज 2 मशीनें स्टार्ट हो, कल 2 हो, फिर 4 हो, आज एक रूम में, उसमें स्पेसिंग करके आप अपने जो आपका मैन पावर है, आपकी जो स्किल्ड वर्कर है, उसको वहां रखें। और फिर आपकी लेबर कॉलोनीज जो है वहीं से मजदूरों को बुलाएं। कोई गुलशन इकबाल का मजदूर लांडी में जाके काम ना करे, गुलशन इकबाल का कोई मैनेजर साइट में जाके काम ना करे, वहीं के लोकल एम्प्लॉयज ही आप ले लें। ये हमारी सनतें इससे चलेंगी, हमारा कामकाज कारोबार भी बहाल होगा। और ये जो कोरोना ने जब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, अमीर गरीब को नहीं देखा, गोरे काले को नहीं देखा, अरबी अजमी को नहीं देखा, इसने इक्वली पूरी दुनिया को इक्वली अफेक्ट। ये तो अल्लाह का हम पे करम है कि अब तक हम बड़ी स्पाइक से बचे हुए। और 80% हमारे लोगों ने लॉकडाउन को ऑब्जर्व किया, उसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन 20% ने नहीं किया। तो वो जो 20% एक्सपोज हुआ, डर ये कि जो 80% उनके साथ मिलेगा तो कहीं अब स्पाइक ना आ जाए। तो अल्लाह हमारी मदद करे, मुश्किल को आसान करे और हम इस आजमाइश से निकले, पूरी दुनिया निकले। और कोरोना के साथ रहना है तो उसको सीखना है कि कैसे रहना है, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और लोगों को मौका देना है। एसओपीस पर इम्प्लीमेंटेशन नौजवान करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोगों ने इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त हमें ज्वाइन और आपको सलाम कह रहे हैं। और सवालों का सिलसिला अनीस साहब पूछ रहे हैं एक सवाल कि फारूक भाई, पहले तो आप अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। सर, आप इतने एक्टिव कैसे रहते हैं माशाल्लाह इन हालात में? इतना आपको काम है, जो यूथ के हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो उसमें आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मेरे ख्याल में एक तो जीन्स का कुछ दखल हो सकता है ना, जो जीन का मेकअप कुछ इस तरह है कि पहली बात तो मैं खाता बहुत कम हूं और सोता भी मैं कम हूं। तो मेरे ख्याल में मेरे पास वर्किंग आवर्स थोड़े ज्यादा होते हैं। और दूसरा रेजिलियंस है, बर्दाश्त तहम्मुल है। बड़ी कैदोबंद की सौबतें झेली 6 साल तक, फिर अटक के किले में मुझे 1 महीने से ज्यादा वहां एक काल कोठरी जंदान खाने में 8x4 फीट का एक सेल था, जिसकी चारों तरफ जो थे वो 3 तरफ दीवारें, एक तरफ लोहे का दरवाजा था, सी थ्रू नहीं था। फिर मुझे वहां 15 दिन तक रखा गया। मुझे नीचे से वो एक खिड़की थी, खोल के खाना देते थे, और मेरा ब्लड प्रेशर वहां सिर्फ +10 ऊपर गया। बाकी जितने भी खोलियां थी जो जंदान खाने, वहां से शोर की आवाज आती थी, लोग करहा रहे थे और बहुत चीख रहे थे। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें, या तो हम लोग है ना कि अगर जो नजरियाती सियासी लोग हैं वो या तो जेल में होते हैं या रेल में होते हैं, तो मैं रेल में बहुत कम अरसे रहा, मैं जेल में ज्यादा अरसे रहा। तो वो सारी ने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया और पाकिस्तान के लिए आपने बहुत काम किया और इस वक्त कर भी रहे हैं। तो तस्नीम आपसे एजुकेशन के हवाले से कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि तस्नीम पूछें। मेरा ये सवाल है कि हर तरफ ये एक स्ट्रेस तो सबको है कि कारोबार नहीं हो रहा, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, पर हम अगर आप अग्री करेंगे कि एजुकेशन के लिहाज से हमारा मुल्क वैसे ही बहुत पीछे था, और इस वायरस की वजह से मुझे लगता है हम अब कोई 15-20 साल मजीद और पीछे हो गए। तो मुझे ऐसे ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इदारों के अलावा किसी गवर्नमेंट की किसी फोरम पे अब तक मेरी तो नजर से कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जिसपे किसी ने गलती से ये कह दिया कि अच्छा अब हमारा एजुकेशन के लिए आगे क्या प्लान है। ये तो सुनने में आता है कि इम्तिहान पोस्टपोन कर दिए हैं, क्लास को प्रमोट कर देंगे, लेकिन ये जो इतना नुकसान है तालीम का, जो वैसे ही हम बहुत कमजोर हैं इसमें, उसका क्या आपको लगता है कि इसको हम पर्सनल लेवल पे, अब गवर्नमेंट को तो हम ना डिस्कस करें,
कोई अगर टिप या सजेशन आपको लगता है कि ऐसा जो हम घरों में पेरेंट्स कर सकें या तो क्या करें, क्योंकि तो मुझे लगता है बहुत फिक्र की बात है कि अब तो बहुत हम पीछे चले गए। ये बड़ा वैलिड सवाल है। मैं समझता हूँ कि देखें, एवरी चैलेंज ब्रिंग्स विद इट एन अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ ग्लोबल चैलेंज, सो देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज पोस्ट कोरोना। अगर आप ईरा को देखें, थोड़ा सा विजुअलाइज करें, एक विजन की जरूरत है। तो अमेरिका भी इस वक्त जमीन पर है, उसका हेल्थ केयर सिस्टम पूरा उड़ गया है और उसकी इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इसी तरह यूरोप के भी जितने अहम ममालिक हैं वहां जो सूरत हाल है, जर्मनी थोड़ा बेहतर है, लेकिन बाकी सारे जो ममालिक हैं उनके हालात बहुत खराब हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम जीरो से भी नीचे हैं। अगर हम थोड़ा मेहनत करके जीरो पर आ जाएं और जब ये सारे मुल्क भी अपनी तरक्की का दोबारा सफर शुरू करें, तो हमारे पास भी, हम भी इक्वली पॉइज्ड होंगे। हम भी शायद उस लेवल पर हैं कि हम भी दुनिया में निकलने वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं। हम N95 मास्क बना सकते थे अपनी इंडस्ट्री में। हम बहुत सारे इसी तरह के सैनिटाइजर और बहुत सारे और सारे काम हम इस वक्त कर सकते थे जो हमने अपॉर्चुनिटी मिस की है। SOPs हमने पहले से नहीं बनाए। इसी तरह एक इम्तिहान तो आप छोड़ देंगे, बच्चों को पास कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? ये और प्रोलॉन्ग हो गया तो ये कोई नहीं सोच रहा। तो इसीलिए एक एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए कि लोगों को तालीम की फराहमी एक रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आपने एक तारीख रखी है कि 15 जुलाई के बाद अब आपको चांस लेना है, स्कूल खोलने हैं, तो स्कूल में 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट कैसे आप करेंगे? वहां बच्चों की कम तादाद को क्लासरूम में कैसे एडजस्ट करेंगे? ये सारे स्कूल्स की SOP, वहां की मैनेजमेंट और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के, प्रोविंशियल एजुकेशन के लोग हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के एजुकेशन के लोग हैं, ये सारी चीजों को तैयार। इसी तरह प्राइवेट स्कूल के लोगों से कहना चाहिए कि वो अपनी तरफ से ये सारी तैयारी करें कि हम, अगर अपने बच्चों का अब रिस्क लेना है, हमें स्कूल फिर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना है, तो क्या वहां 2 या 3 शिफ्ट में ये काम हो जाएगा? वो असातिज़ा इतना पेन लेंगे कि वो दिन भर ये सारा जो हमारा लॉस है उसको भी हमें मेकअप करना है और हमें बच्चों को पढ़ाना है और हमें ये चांस लेना है। तो मेरे ख्याल में ये SOPs भी बननी चाहिए। फिर जितनी एजुकेशन ऑनलाइन दी जा सकती है वो दी जाए, लेकिन ऑनलाइन में एग्जाम्स किस तरह आप उसको जो है वो सेफ और सिक्योर एग्जाम्स करेंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है, वो एग्जाम में बैठे, टेस्ट दिए उन्होंने, लेकिन वो एक तरफ सवाल आ रहा है, दूसरी तरफ गूगल खोल के वो उसका आंसर कट एंड पेस्ट करके लगा रहे हैं। तो ये भी हो रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें IT के एक्सपर्ट्स को बिठाकर हमें, और वो भी बहुत सारे नौजवान हैं जो बैठ के इसका भी कोई हल निकाल सकते हैं कि बच्चों से एग्जाम कैसे लिए जाएं। फिर कोई एजुकेशन ऐसी दी जा सकती है कि हम नेबरहुड के लेवल पे उसका हल निकाल लें। वही असातिज़ा मुख्तलिफ घरों में जाके किसी एक जगह लोगों को जमा करके वहां पर जो है वो पढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दें। तो तालीम की अहमियत सबसे ऊपर होनी चाहिए और अनफॉर्चुनेटली अब तक उस पर सईद गनी साहब का माजरत के साथ, बड़े दुखे दिल के साथ मैं कहूंगा, ये बयान आया कि हमारी बला से अगर 5 साल भी स्कूल तालीम इदारे में बंद करने पड़े तो हम कर लेंगे। मतलब ये कि ऐसा सड़ा हुआ बयान ही कहेंगे इसे, या इतना इमेच्योर बयान, इतना रैकलेस बयान। ये तो नशे की हालत में गाड़ी चलाने वाला भी अपनी जान तो बचाएगा ना, कम से कम कहीं गाड़ी को ठोकेगा तो कम से कम वो अपनी। यहाँ तो ये उस हालत से भी बदतर बयान दिया है कि एजुकेशन की तो कोई वैल्यू और अहमियत है ही नहीं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं उसको कंडेम करता हूँ। बाकी उनकी बहुत सारी जी तो मैं समझता हूँ कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, रास्ता निकालें, रास्ते निकाल सकते हैं। जी ये एजुकेशन का निजाम इस वक्त इतना खराब हुआ है, लोग इस पे काम नहीं कर रहे। तो सर पर्सनली आप इस पे कुछ काम कर रहे हैं जो आप बताना चाहेंगे तमाम लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं कि आप इसके हवाले से क्या काम कर रहे हैं? देखिए, मैं मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट जो हैं कराची में, उनसे मैंने कांटेक्ट किया है और मैंने उनसे कहा कि इसमें पॉलिटिकल इनपुट कहाँ देना है। मसलन एक इशू तो
लाख के करीब स्कूल हैं प्राइवेट, और उसमें वो हर स्कूल 25,000 और 30,000 की फीस नहीं ले रहा। बहुत से स्कूल 1500, 2000, 2500, 3000 की फीस भी ले रहे हैं। तो हमें वहां की टीचर्स को रोकने के लिए, अगर फीस नहीं भी आ रही और जब आपकी महीने की आमदनी नहीं हो रही, आप अपने बच्चों की फीस कैसे देंगे? ये भी एक इशू है जिसको एड्रेस करना है। तो मैंने नासिर शाह से बात की, मैंने और प्रोविंशियल वज़रा से बात की, और मैंने कहा स्कूल मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल को एंगेज करें और इसका हल निकालें। ये नहीं है कि हम उनसे कहते हैं कि 20% वो वेव कर दें फीस। मैं भी पॉलिटिकल यही मुतालबा करूंगा, लेकिन उनको सुनना चाहिए, और सुनने के बाद ये देखना चाहिए कि हुकूमत को इसमें क्या पैकेज डालना है। देखें, गवर्नमेंट को कहीं, देखें सरकारी स्कूलों में तो तालीम है ही नहीं, हुकूमत ने तो तालीम से पहले ही हाथ उठा लिया है, और जो हालात है वहां पर कि असातिज़ा नहीं है, बच्चों की एनरोलमेंट नहीं है, फिर जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, फिर क्वालिटी टीचर्स नहीं है, फिर वहां तो किसी कोई पानी की सहूलत नहीं है, टॉयलेट्स वहां पर नहीं है, तो हम उन स्कूलों का क्या जिक्र करें। अब ये रह जाते हैं प्राइवेट स्कूल, ये खत्म नहीं होने चाहिए। यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये जो लाउबाली और रेकलेस और इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर रिएक्शन है, ये शो करता है कि वो कहीं अंदर से कहीं कराची में जो ये थोड़ा बहुत तालीम बची है या शहरों में, कहीं उसके पीछे तो नहीं पड़ गए, कहीं उसको तो खत्म करना नहीं चाहते। ये एक पॉलिटिकल एंगल है जिसको मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन देखिए मेरे दिल में भी ये शक आया, और प्राइवेट स्कूल के लोगों ने जब मुझसे राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि यही बात है कि वो खुद तालीम दे नहीं रहे, हम जो थोड़ी बहुत दे रहे हैं हमें भी रोक रहे हैं और डिस्करेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक तो ये फीस का और जो नुकसान हो रहा है, देखें अमेरिका और यूरोप में तो जो $1 ट्रिलियन के जो उनके ये पैकेज हैं इकोनॉमी की रिकवरी के, तो उन्होंने तो एयरलाइन को जो है वो 2.5 महीना 3 महीना एयरलाइन नहीं चलेगी, जहाज नहीं चलेंगे, तो एयरलाइन इंडस्ट्री, तो उनको उन्होंने वो जो है वो रेस्क्यू पैकेजेस दिए हैं। तो हमें तालीम पर रेस्क्यू पैकेजेस देना होंगे स्कूल को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को, जहां जहां भी हम अपने एक्सपर्ट बिठा दें और उनकी जरूरत को देखें कहाँ, तो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। एक तो ये, दूसरा मैंने यही कहा कि एग्जाम लेने को कैसे हम आईटी में उसको सेफ और सिक्योर कैसे कर सकते हैं, तो उस पर कुछ राय दे तो हम आगे बात बढ़ाएं। तीसरा, तालीम जारी रहे, स्कूल जब खुलेंगे तो क्या होगा, कॉलेजेस खुलेंगे तो क्या होगा, उसकी एसओपीज का है। ऐसा ना हो कि जब आप 15 जुलाई को खोलने जा रहे हो और आपके पास एसओपीज ना हो। आपने कितना एंगेज किया है स्कूल मैनेजमेंट को, और जो सरकारी स्कूल है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको कितना एंगेज करके उनको कितना काम दिया है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। तो ये सारे काम अगर होंगे तो मुझे यकीन है कि हम अपनी तालीम को तरजीह दें तो हम तालीम को बहाल कर सकते हैं, और ये कारोबार, तिजारत और मईशत को जरूर करें, लेकिन तालीम के बगैर, उसकी बेस के बगैर ये इकोनॉमी, तिजारत और कारोबार भी सस्टेन नहीं करेगा अगर तालीम नहीं होगी। तो तालीम इज मस्ट। यस, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट से तालीमी नुकसान नहीं हो रहा, वैसे ही वही दोबारा अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, फिर आप अपनी यूथ को दोबारा उनको रिग्रेस कर रहे हैं, तो फिर और अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। और वो जो एक फ्रस्ट्रेशन है ना, एक आपके 15 to 30 ईयर ओल्ड के ब्रैकेट के अंदर, वो उसका तो मुझे लगता है उस पर भी कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो एक ग्रुप में होते हैं उनको आदत होती है स्कूल कॉलेजेस जाने की या दूसरी चीजें करने की नॉर्मल, वो जो फ्रस्ट्रेशन जो अब सेंस होने लग गई है लोगों में, उसका भी मुझे अगर आप थोड़ा बताएं, उसका भी कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बचना है, ये सारी चीजें ठीक है, ये जो मेंटल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उसका क्या मतलब, आई थिंक लोग डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यूथ अग्रेसिव हो जाएगी। ये जब खत्म होगा, इसका जो रिपरकशन है, जब खुलेगा, जब इंशाल्लाह, जब वो जो इतना अंदर लोगों ने जमा किया होगा, उसका क्या, कोई प्रोग्राम होना चाहिए, कोई काउंसलिंग, कोई कुछ भी। मुझे लगता है कि हम इन सब चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया पे मैं समझता हूँ कि यूथ का जहां रोल वाज़े तौर पर नजर आया, और फील्ड में प्रैक्टिकली भी उन्होंने जिस तरह काम किया, तो जो अवेयरनेस है, जैसे आपने ये वाली बात की, ये तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, यूथ है, उन्हें इस पे इन बातों को रेस करना चाहिए। और जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो आसाबी तनाव है, स्ट्रेस है, और उसके नतीजे में
जो उनका एक फ्रस्ट्रेशन और रिएक्शन होगा ये कोरोना के बाद जब वो बाहर आएंगे, और मायूसी जो आ रही है, तो हमें अपने लोगों को अपबीट कैसे रखना है, डिस्पेयर की जगह होप को ही कैसे हमें कायम रखना है, अपॉर्चुनिटी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलना है, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी काम है, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट का भी काम है, और ये इसमें ऑनलाइन कोर्सेज करा के मुख्तलिफ मोहल्लों में जो यूथ हैं वो अपने मोहल्ले में जो लोग हैं उनके अजीज अकारिब हैं, जो उनके दोस्त अहबाब हैं, उनकी काउंसलिंग हमें खुद करनी होगी। इसमें सिर्फ हम जो मतब है या क्लिनिक है वहां पर जाके लाइन लगा के हम सब लोगों को खड़ा कर दे, नहीं, हमें एक दूसरे को एंगेज करना होगा, हमें सोशली उनको किसी न किसी काम में लगाना होगा। तो हम एंगेज नहीं करेंगे, उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, और वो घर पे बैठकर सिर्फ सोच सोच कर ही जो है वो मायूसी में चले जाएंगे, तो मेरे ख्याल में इस तरह का डेड एनवायरनमेंट और डेड सोसाइटी तो और काउंटर प्रोडक्टिव होगी, क्राइम्स भी आएंगे, खुदा ना खास्ता टेररिज्म वापस आएगी, एक्सट्रीमिज्म वापस आएगी, रेडिकलाइजेशन, तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और ये भी बड़ी अहम बात है कि हमें अभी से जो लोग पढ़े लिखे हैं, जरूरी नहीं डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, और उन्हें भी ये काउंसलिंग कैसे करनी है, लोगों को एंगेज कैसे करना है, इसी यूथ को एक दूसरे को सहारा देना, एक दूसरे को संभालना है, और वहीं लोकल लीडर्स क्रिएट करने, मोहल्लों में लोकल लीडर्स क्रिएट हो, वो लीड करे अपने मोहल्ले को, वो हर जगह में लीडरशिप क्रिएट होनी चाहिए। यही अपॉर्चुनिटी है जिसमें लोग निकलेंगे और अपनी छुपी हुई सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। तो मैं अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि एंगेज करना यूथ को, उनके वालिदैन को, उनके घर वालों को, और ये आसाबी तनाव से लोगों को बचाना, और उसमें क्या एंगेजमेंट हो सकती है, इंटरेक्शन किस तरह हो सकता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। आगे एक स्टेबिलिटी और पीस को कायम रखना है, वरना पीस और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थ्रेटन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये भी है कि आपके हिसाब से लॉकडाउन का जो प्रोसेस है इसको आप कब तक देखते हैं कि कब ये खत्म होगा, कब इन तमाम चीजों से हमारे जितने भी लोग हैं, हम हैं, आप हैं, तमाम लोग निजात हासिल कर सकते हैं, कितना टाइम पीरियड आप देखते हैं, एक अंदाजन आपके हिसाब से? अगर हमने शुरू के 2 महीने जो लॉकडाउन रहा उसमें एहतियात 100% की होती ना, तो मेरे ख्याल में हम बहुत बेटर ऑफ होते। अब हमें पता चलेगा कि हमारी उस जो है लफ्ज है हिंदी का तपस्या, अब उसका रिजल्ट आएगा। जो हमने सारा साल 2 महीने पढ़ा, लॉकडाउन में रहे, जो लोग रहे 70-80% रहे, लेकिन 20% नहीं रहा। जब इंटरमिंगलिंग होगी, ये दोनों पॉपुलेशन मिक्स होगी, तो उससे ये स्पाइक आती है, या वाकई में जो हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंस है, अल्लाह करे वो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमने कई नजले बुखार, कई सार्स वायरस और कई जो है मौसमी बुखार हमने फारिग किए हैं, तो शायद कोरोना के खिलाफ भी हमारी इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर है। ये हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा हो। फिर अल्लाह ताला का भी फजलो करम है, हमारी नालायकियों के बावजूद हम पे उसका एक फजलो करम रहा है, अल्लाह करे वो जारी रहे, और हम इतनी बड़ी आजमाइश में ना आए जैसे अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूके और बाकी ममालिक आए। तो एक तो ये बात है। तो अगर हम ये आइंदा 2-3 मतलब कहते हैं कि मई का महीना पूरा इंपॉर्टेंट है, और जून 15 जून तक अगर उसमें स्पाइक नहीं आती है, कोई और चीज ऐसी नहीं होती है, ये आहिस्ता आहिस्ता जब कारोबार खुलेंगे, तो फिर हम जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे, मुझे लगता है। लेकिन हम जुलाई को भी अभी तो उसमें रखे अपनी असेसमेंट में। अगस्त से अल्लाह करे हम अपना यौम आजादी जरा ठीक ठाक तरीके से मनाएं, 14 अगस्त, अल्लाह करे। सर ये जो है बात आपने कही, बड़ी खूबसूरत बात कही, लेकिन इसमें अवाम का भी बहुत बड़ा किरदार इसके अंदर होना चाहिए कि हम अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी काम करें। ये जो बाजार खुलते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, फिर इन्हें दुकानों को सील करना पड़ता है, तो ये भी कोई ऐसा रास्ता बताएं, ये भी कोई एक ऐसा पैगाम इसके हवाले से दें कि हमारी आवाम के दिमाग में अब बैठना चाहिए कि भाई अगर दुकानें वगैरह खुली हैं तो हम तमाम चीजें, तमाम एसओपीज उसको फॉलो करते हुए घरों से निकलें, जगह पे जाएं, जमा ना हो एक साथ, और बिल्कुल ये जो एक भेड़ बकरियों वाला जो आलम बन जाता है ये ना बने। मैं समझता हूँ आपकी बात को, जो आपने कहा ना, यही है कि देखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर सेव देन बी सॉरी।
तो अगर हम सेफ्टी कम्स फर्स्ट, प्रिवेंशन कम्स फर्स्ट, और अगर हम सब ने खुद एहतियात नहीं की, सोशल डिस्टेंस को हमने ऑब्जर्व किया और बिला वजह गैर जरूरी घरों से निकले, और अगर अब निकल रहे हैं मजबूरन भी और मास्क नहीं लगा रहे, ग्लव्स का इस्तेमाल जहां जरूरी है नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर है कि हम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि हम सबको रिस्क पर डाल रहे हैं। तो मैं आजिजाना अपील करूंगा, फिर लोगों से ये कहूंगा कि खुदारा जो तुम्हारे बस में, मेरे बस हम करें। फिर हम हुकूमत को भी क्रिटिसाइज करते हैं, ने भी वो रोल नहीं प्ले किया। मीडिया का रोल बहुत अच्छा रहा, रोल पैरालिसिस का रोल, किसी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो रोल बहुत अच्छा रहा, लेकिन जिस तरह औरतों के साथ सलूक हुआ, जिस तरह उनको मारा भी गया, ये सारा अमल गलत है, इससे नफरत भी उभरती है। तो मेरे, और फिर जो जुर्माने बहुत ज्यादा, वो गलत है, वो जुर्माने कम होने चाहिए, नॉमिनल हो। और फिर इमरजेंसी को असेस करना भी तो आना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर को, एक ट्रैफिक पुलिस पे कोई खातून खड़ी है किसी चौकी पे, उसको पता होना चाहिए इमरजेंसी क्या क्या है। ग्रोसरी जाना, एक औरत ही सौदा सेल्फ ले सकती है, ये सारे मर्द तो नहीं जाएंगे। तो कोई औरत जा रही है तो उस औरत के साथ कैसा सलूक, ये बहुत सारी बातें हैं। और एक कौम की हैसियत से हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। और ये एसओपी जो हम देर से बना रहे हैं, काश जल्दी बना लें। अभी जैसे एजुकेशन की एसओपी की आपने बात की, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एसओपी अभी से बन जाए, उसकी रिहर्सल हो जाए, उसकी प्रैक्टिस हो जाए, जो अल्टरनेट मोड ऑफ एजुकेशन है वो इख्तियार हो जाए, आईटी के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम राय ले लें। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें आगे, अब अगर इफ वी हैव टू लिव विद दिस पैंडेमिक, so then we have to live also, na, we have not to just surrender and give up, and this non-stop lockdown also cannot continue. तो जब लॉक, इसका मतलब है कि कोरोना से बचना है और बाकी जिंदगी को भी मामूल पर वापस लाना है, ये चैलेंज है। और इसमें नई अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में खुलेंगी, नए कारोबार, नई ट्रेड, नया तरीका इन्वेंट होगा हर चीज का। तो हम भी उसको ग्रैब करें और उसको हम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और अपनी इकोनॉमी का हिस्सा बनाएं, अपने एजुकेशन, अपने हेल्थ का हिस्सा बनाएं। फिर हमारे पास हेल्थ वर्कर्स ट्रेन नहीं है। वो एक जमाने में सिविल डिफेंस का इदारा होता था, वो नापैद हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने और उसके नीचे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट ने कोई वॉलंटियर कोर, जो मैं सबसे ज्यादा कहता हूँ, कम्युनिटी पुलिसिंग, नेबरहुड वॉच एंड वार्ड और यूथ वॉलंटियर कोर, ये नहीं है हमारे पास। तो जो बरादरियां हैं मुख्तलिफ, उनको हम एंगेज नहीं करते। ये हमारा असेट है, इन्हें एंगेज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, बस बहुत अच्छी बात कही। आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल चीजें तो पता नहीं कोरोना से क्या नुकसान हुआ, कोई आपको लगता है कि इससे कोई पॉजिटिव नजर आई है और कोई ऐसा नजर आई है और कोई ऐसा लोगों की होप बढ़ी रहे कि हमने कुछ पॉजिटिव देखा ये हालात की वजह से? असल में मैं आपका क्वेश्चन फॉलो नहीं कर सका, इंटरप्शन आ गई थी, तो थोड़ा रिपीट अगर कर सके। मैं ये कह रही थी कि अगर हमने सब नेगेटिव चीजें तो हमें पता चल गई है ये पैंडेमिक की वजह से, जाने से पहले अगर आप बता दें लोगों को कुछ ना कुछ पॉजिटिव, क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग ना, तो कुछ तो पॉजिटिव। हाँ, बहुत बहुत बहुत, आप थोड़ी सी बिल्कुल पॉजिटिव मैसेज हम थोड़ा होपफुल होकर आप की नींद को। देखिए, मैंने तो इस इंटरेक्शन के शुरू में कहा कि जिंदा कौमें किसी भी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज करती हैं, और ये हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो सिल्वर लाइनिंग ये है कि हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ लोग वापस आए हैं, और वो जो शादी ब्याह में जिस तरह के खाने हम खाते थे, मुरखन ग़िज़ाएं, उनका इस्तेमाल कम हुआ। फिर जब सनतें बंद रही, इकोनॉमी को तो नुकसान हुआ, लेकिन वो फॉसिल फ्यूल जो गाड़ियां नहीं चली, सनत नहीं चली, तो एनवायरनमेंट कितना साफ सुथरा हो गया, ओजोन लेयर रिपेयर होना शुरू हो गई, और
जो क्लियर ब्लू स्काई लोगों ने कई सालों के बाद देखा, स्मोक खत्म हो गई, और छोटी मोटी बीमारियां, एलर्जी की, घरों में नजला खांसी जो रूटीन का था वो बहुत कम हो गया। अच्छा, फिर जो 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 हार्ट के पेशेंट थे, जो वो बेहतर फील करने लगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हुई। फिर हेल्थ एंड हाइजीन की तरफ आप, इम्यूनिटी बढ़ाना, तो विटामिन सी का इस्तेमाल कॉन्शियसली बढ़ गया, वो बहुत अच्छी बात है। विटामिन सी का इस्तेमाल, घर के पके हुए खाने खा रहे हैं जी, अब पार्टियों के खाने नहीं हो रहे, पार्टियां भी नहीं हो रही, बेजा अखराजात भी नहीं हो रहे, तो वो चीजें भी कम हो गई। तो मेरे ख्याल में ये उसकी बड़ी पॉजिटिव साइड है, और हमें उसको भी देखना चाहिए। ये अलग बात है कि बहुत सारे नौजवान रो रहे थे कि भाई हर घंटे के बाद मैंने अपने हाथ धोए तो मेरी शादी की लकीर भी चली गई मेरे हाथ से। बड़ी खूबसूरत तो बात थी। ये नुकसान भी हुआ, बहुत से लड़कों का नुकसान हुआ है। बिल्कुल ऐसा। वक्त हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। आपको शायरी का बहुत शौक है और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, चंद अशार अगर तमाम लोगों के लिए दिल खुश हो जाएगा। देखिए, पहले तो जो रेजिलियंस है उसके नाम एक शेर मैं करूंगा, जो हमारी रेजिलियंस है, हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम की, और फिर उसमें जो कराची, वो तो एक्सेप्शनल है। 3,000 अरब का टैक्स देता है, उसे 30 अरब भी मुश्किल से नहीं मिलता, तो ये उसकी रेजिलियंस है, उसके बावजूद सरवाइव कर रहा है, और देने का जज्बा खत्म ही नहीं हो रहा। तो कराची वालों को 2005 के जलजले के बाद टैक्स तो देते हैं 70%, लेकिन 2005 के जलजले में जिस तरह मुजफ्फराबाद और जिस तरह बालाकोट और वहां पहुंचे थे कराची के नौजवान, तो उनको एक टाइटल मिलना चाहिए, फराख दिलाने कराची। हमारे अहलिया ने लाहौर बजा तौर पर जिंदा दिलाने लाहौर है, तो अब कराची वालों को भी एक टाइटल मिलना चाहिए, फराख दिलाने कराची। उन्होंने बहुत सारी फराख दिलाने कराची, तो ये अब इसका जिक्र होना चाहिए, सोशल मीडिया पे यह आना चाहिए। तो मैं ये टाइटल देता हूं अपने बच्चों को, अपने शहर के लोगों को, कि जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी और उसके बावजूद भी वो अपनी जगह पर खड़े हैं, तो ये शेर उनकी नजर खास तौर पे कि हादसे की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, हादसे की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, तो ना ही मुस्कुराना छोड़ेंगे ना ही घर बनाना छोड़ेंगे, और हम स्टेड फास्ट रहेंगे। हम तो एक शेर तो ये, दूसरा कोरोना से लड़ना है और कोरोना को हराना है। तो सिर्फ यही कोरोना नहीं है, एक सियासत का कोरोना है, एक मईशत का कोरोना है, का, उससे भी लड़ना है, उसे भी हराना है। तो उस मुनासबत से मेरा आखिरी शेर ये है कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कोरोना का सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं आगे भी गुजारिश करूंगा कि इसी तरह करते रहिए, इसी तरह अच्छी बातें बताते रहिए और इसी तरह मोहब्बत बांटते रहिए। आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदा हाफिज फारूक साहब। इंशाअल्लाह। यू वेल। हाँ जी, बड़ा अच्छा धमाकेदार सेशन हमारा रहा जनाब फारूक सत्तार साहब के साथ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही, बहुत कुछ बताई, क्या क्या अंदरूनी चीजें चल रही हैं इस वक्त और यूथ के हवाले से वो क्या काम कर रहे हैं। तो तस्नीम, इसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि जो जो बातें की उसमें काफी पॉजिटिविटी थी, तो उन बातों को सुने, गौर से समझें। और ये जो स्पेशली ये बात जो की ना कि हमें आपस में यूथ को एक दूसरे को सपोर्ट देना है, तो अगर यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, अगर वो सुन रहे हैं, तो आई थिंक एक फोरम पे आना, एजुकेशनल्स जैसे पहले भी हमने कहा था, वी शुड ऑल कम कलेक्ट एट अ फोरम। क्रिटिसाइज तो हम करते रहते हैं सबको, आई थिंक पॉजिटिवली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम सोसाइटी को, व्हाट कैन वी गिव बैक टू सोसाइटी। आई थिंक वी शुड थिंक ओवर इट एंड नाउ स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। सो आई थिंक बहुत से इधर लोग होंगे जो सुन रहे होंगे, जो किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकते हैं। लीव अस अ मैसेज इन आवर इनबॉक्स एंड देन मे बी वी कैन क्रिएट अ फोरम जिसमें हम यूथ की हेल्प कर सकते हैं।
जी, आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे जाके सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल को बिल्कुल आपने उसको लाइक एंड शेयर करना है, हमारी तमाम वीडियोस को आपने देखना है। जाते-जाते बड़ी खूबसूरत बात कही उन्होंने कि बहुत हो गई खामोशी, अब कहीं से शोर आएगा, कोरोना वायरस तुम्हारी तो बारी आई है, तुम्हारा वक़्त आया है और हमारा दौर आएगा। तो बहुत जाते-जाते खूबसूरत बात कही, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने बताई। जी हाँ, लाइव विद उज़ैर एंड तस्नीम देखना ना भूलिए मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। जी हाँ, इसी तरह हम आपकी अच्छे-अच्छे मेहमानों से मुलाकात करवाते रहेंगे। इंशाल्लाह कल फिर आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे इस अपनेपन के साथ कि आप कहीं नहीं जाएँगे, हमारे साथ रहेंगे। और कुछ जाते-जाते तस्नीम एक छोटा-सा कोई पैगाम। बस वही कि अगर कोई प्रोटोकॉल और एसओपी है, आपने घर से निकलना ही है, मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो उसको फ़ॉलो करें, अपना ख़्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी। जी हाँ, अपना ख़्याल रखें और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का भी ख़्याल रखें। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।